नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जितने भी जो इम्पोर्ट हैं, जितने भी या इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होंगे, यानी हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं या बाहर सामान कोई बेचते हैं, वो फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होता है। और इम्पोर्ट यानी वैसे तो मतलब होता है ख़रीदना, लेकिन जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्पोर्ट, या और बेचते हैं दूसरे देश में तो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद है इंडिया एंटर्ड अ प्लान्ड डेवलपमेंट एरा। इंडिया ने एक प्लान किया था कि हमें इसको कैसे डेवलप करना है फॉरेन ट्रेड को 1950 में। एट दैट टाइम, उस समय पे हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एक पॉलिसी थी, उसको हमने अडॉप्ट किया था। अब ये क्या था? इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? परचेज़ करना, यानी जो भी हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन यानी सब्सटीट्यूट, वैसा ही सामान का कोई सब्सटीट्यूट बनाना। जैसे कि मैं कहूँगी चाय, ठीक है, मान लो हम कॉफ़ी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट क्या है कि हम उसकी जगह पे चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टी का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका अपने ही यहाँ कोई ना कोई सब्सटीट्यूट बनाना, ये था हमारा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ये फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने प्लान डेवलपमेंट एरा 1950 में इसको लेकर के आए थे। तो यहाँ पे वो वही मीनिंग है इसका। एन इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइंड टू रिप्लेस फॉरेन इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंट्रीज एम्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी। हमें क्या करना है कि डिपेंडेंसी को कम करना है। इम्पोर्टिंग व्हीकल जैसे एग्जांपल है कि हमें व्हीकल्स को इंपोर्ट नहीं करना है, उसकी जगह हम बना सकते हैं, ठीक है, अपने कंट्री में उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको लेकर के आने के इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को? ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, सेव हो, ठीक है। हम मान लो कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी, जैसे मान लो अभी आपका घर है, घर के अंदर आप जो कैश इस्तेमाल करते हो 100 रुपये 50 रुपये, वो नॉर्मल चीज़ के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आप एक बिस्किट की पैकेट लेकर आ रहे हो तो उसमें आप सोना बेच के लेकर आओगे, तो ये नहीं है। लेकिन गोल्ड हमारे यहाँ क्या होता है, एक रिज़र्व होता है, ठीक है। वो हमारे घर के एक तरह से कहेंगे एक इकनॉमी को बनाए रखता है, स्ट्रेंथ देता है, वो मजबूती देता है हमारे घर की इकनॉमी को, ठीक है। तो यही सेम चीज़ क्या होती है कि जो फॉरेन करेंसीज़ होती है वो हमारी इकनॉमी को स्ट्रेंथ देती हैं, ताकत देती हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है अमेरिका के डॉलर की, यूरो जो यूरोप की है, चाइना की करेंसी, जापान की करेंसी। ये जो कुछ करेंसीज़ हैं 5-6 करेंसी, ये जिसके पास भी होती हैं आप समझिए उसके घर पे सोना रखा हुआ है या हीरे रखे हुए हैं, मैं ये कहूँगी। यानी वो बहुत ज़्यादा अभी उनके पास एक तरह से मॉनेटरी बेस पे ताकत है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव करेंगे। अगर हम बार बार इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, हमारे बार बार खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम अपने यहाँ ही सामान बनाएंगे तो हमें बाहर क्यों ही फॉरेन एक्सचेंज को देना पड़ेगा किसी को। सेल्फ रिलायंस भी, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, ये भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और तीसरा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हमारी प्रोटेक्ट होंगी, क्योंकि बाहर के सामान कैसे होंगे, अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो मे बी वो यहाँ आके सस्ते दामों में बेच सकते हैं, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। अब इस प्रोसेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, टैरिफ लगाया था, कोटा लगाया था इंपोर्ट को लिमिट करने का, ठीक है। जो हम परचेज़ कर रहे हैं उनको हमने एक सीमित रखने का मैं कहूँगी जो अपनाया था, जो टैरिफ और कोटा। ये क्या था, टैरिफ का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है टैरिफ एक टैक्स होता है जो सामान के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि उस सामान को बहुत ज़्यादा कैसा महंगा बना दिया जाए, तो वो उसको हम बोलते हैं टैरिफ। कोटा क्या होता है कि टैरिफ, अब हमें कोई सामान, मान लो कोई मेरा पड़ोसी है, अब मान लो वो मेरे यहाँ बार बार कोई सामान लेने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं उसे डायरेक्ट ना मना करके कि तुम मेरे यहाँ सामान लेने मत आओ, मैं क्या करती हूँ, उसे बैठने की नहीं कहूँगी, या उसे थोड़ा सा रूडली बिहेव करूँगी, या कभी मना कर दूँगी कि मेरे यहाँ चीज़ ख़त्म हो गई है, हालांकि वो है तो भी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप डायरेक्ट ना मना करके आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं। तो यही हम इसमें कोटा में हमने किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। नॉन टैरिफ हम बैरियर इसको बोलते हैं, नॉन टैरिफ है क्योंकि इसमें आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे आप क्या करते हो, क्वांटिटी को लिमिट कर देते हो। जैसे मान लो कोई पड़ोसी देश हमारे यहाँ कोई सामान बेचने के लिए आ रहा है, उसकी 100 यूनिट वो बेचना चाहता है, लेकिन हम वहाँ पर लिमिट लगा देंगे कि नहीं, आप सिर्फ 60 यूनिट आप यहाँ बेच सकते हो, 40 यूनिट्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, लिमिट है कि हमने डायरेक्ट न बना करके कोटा लगा रखा है। अब किसी को मान लो कोई अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें पहले से फिक्स हैं, ठीक है, हमारे रिस्ट्रिक्शंस जो है हमारी इकोनॉमी में, अगर कोई आता है बाहर से सामान बेचने के लिए तो पहले से ही हमारे रिजोल्यूशंस में है, तो बाहर का पर्सन कोई भी पहले से पढ़ेगा तो उसको पहले से ही पता होगी कि भाई इनके यहाँ ये लिमिट है, ठीक है, तो आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। अब क्या होगा, तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जो है हम लिमिट कर देंगे टैरिफ और कोटा के थ्रू, ठीक है। उससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अगेन सपोर्ट उनको मिलेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन उनकी होगी। और पब्लिक क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदेंगे, क्योंकि हमने लिमिट लगा रखी है, टैरिफ लगा रखा है, महंगी प्रोडक्ट्स उनके कर रखे हैं, तो बेसिकली लोग क्या करेंगे, हमारे ही प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, लोकली जो मेड गुड्स होंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगी, और हमारे जो नेशन है वो ज़्यादा डेवलप करेगा, और हमारी डिपेंडेंसी ओवरऑल क्या होगी, कम होगी। इसको लाने के दो बेसिक पर्पस थे। पहला था कि जो हमने स्टार्ट ही किया था इंडस्ट्रीज़ को लगाना, तो इसीलिए जो हमारे इन्फेंट यानी जो शिशु जो अभी शुरू ही हुई हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम कंपटीशन से बचा सकें। जो भाई वो एक व्यक्ति है, वो पहले से ही मार्केट में जगह बनाए हुए बहुत अच्छे सामान को बेचता है, तो अगर वैसा ही सामान कोई दूसरी कंपनीज़ लेकर आएंगी या हम लोग लेकर जाते हैं, तो हमारे सामने ऑलरेडी इतना कंपटीशन होगा, ठीक है। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, जो शुरू हुई थी बेसिकली, ताकि उनको कॉम्पीट ना करना पड़े, क्योंकि वो नहीं इतनी कैपेबल थी डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपनी से, तो ये इसका एक बेसिकली रीज़न रहा था। और दूसरा क्या था, ताकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं वो बचे रहें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया था फॉरेन एक्सचेंज से वही सेम चीज़ है यहाँ पे, तो ये कारण था। यहाँ मैंने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में लिख भी दिया है कि फॉरेन मनी जो हम अपने पास रखते हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, ये जो हम सेव करके रखते हैं अपनी कंट्री के पास, जिससे कि हम कभी इंपोर्ट कर रहे हो कोई सामान, ताकि वहाँ पे कर सकें, या इंटरनेशनल हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कर सकें। नाउ हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के ड्रॉबैक्स क्या रहे थे, ठीक है। तो पर इसका एक एग्जांपल है, इंडिया कब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज़ करती है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कुछ भी मंगा रही है तब फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व करिए, नो, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स करती है, खर्च करती है जब कोई कच्चा तेल खरीदना होता है, क्रूड ऑयल, मशीन खरीदनी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज़ करती है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के, तो इसने क्या किया था, कंपटीशन कम कर दिया था, क्योंकि हमें कंपटीशन से ही तो हमें बचाना था ना अपनी इंडस्ट्रीज़ को, तो उससे क्या हुआ था, कंपटीशन कम हो गया था, ठीक है। तो लॉस ऑफ मनी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ऑब्वियसली बात है, पैसा नहीं आएगा, ठीक है, हम बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें पैसे का क्या हो रहा था, लॉस ज़्यादा हम सफ़र कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि लोग भी इतने कैपेबल नहीं थे कि वो हमारे सामान को ख़रीद सकें। बेसिकली जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कंपटीशन कम हो गया था, तो हमने अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो भी गिर गई थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो चाय हमारे इंडिया में होती है, तो वो बहुत अच्छी जो चाय क्वालिटी होती है वो जाती है विदेश में सेल होने के लिए, और जो ख़राब क्वालिटी की होती है उसे हम लोग ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये आज भी बनी हुई है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के टाइम पर जब इम्प्लीमेंट हुई थी, जब भी हुई थी, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज भी हमारे पास है नहीं है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या रहा था, कमी क्या रही थी, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा कैसा हो गया था, वीक हो गया था, वही इसी वजह से तो हमें लॉस सफ़र करना पड़ रहा था। अब हम बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से जो हमारा सेल वाला जो एक तरह से सेक्टर था वो वीक हो गया था। इनएफिशिएंट, भाई आप किसी को नहीं आने दोगे तो आप उसके यहाँ जा कैसे सकते हो, वही सेम चीज़ है कि जब आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर लोगे। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई थी, इनएफिशिएंट हो गई थी। भाई आपके सामने कोई चैलेंज होता है, कोई कंपटीशन होता है, तब आप अपनी एफिशिएंसी से काम करते हो, अदरवाइज़ आप इनएफिशिएंट लेमैन की तरह काम करते हो, ठीक है।
अब इसके क्रिटिकल अप्रेजल क्या थे, यानी बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम ओवरऑल बात करें 1950 से लेकर 1919 तक जो था, तो क्या अचीवमेंट हुए थे, क्या लिमिटेशंस थी, वो मुझे बताना है। अचीवमेंट क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी। जो जीडीपी थी हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ की वजह से, वो 1950-51 में जो 11.8% थी, वो 1990-91 तक 24.6% उसमें इंक्रीमेंट हो गया था। फिर है डाइवर्सिफिकेशन हो गया था हमारी इकोनॉमी में, जैसे कि इंजीनियरिंग की ग्रोथ प्रोडक्ट के लेवल पे भी हुआ था, कंज्यूमर गुड्स के लेवल पे भी हुआ था, और वैसे भी जो ह्यूमन स्किल्स हैं उसके भी लेवल पे हुआ था। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इनमें भी ग्रोथ हुई थी, ठीक है। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई थी, जैसा कि मैंने बताया एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो है एसएसआई, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है। लास्ट इसका अचीवमेंट है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बन गया। अब हम क्या, इंडस्ट्रियल जो बेस हमारा वीक था, लिमिटेशंस थी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, वो अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पब्लिक सेक्टर क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज़। जो पब्लिक सेक्टर ने सबसे पहले जो बहुत कोर इंडस्ट्रीज़ है, जो नीडी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वैसे कंज्यूमर गुड्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाले गुड्स होते हैं, उनको बनाना शुरू किया था, जिससे हमारे इंडस्ट्रियल जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बना था। लिमिटेशंस इसकी क्या रही थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हम लोगों ने बोला, मैंने बताया था कि इनवर्ड लुकिंग हमारी ट्रेड पॉलिसी हो गई थी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारा कमज़ोर हो गया था, और कंपटीशन की क्वालिटी, जो बेसिकली क्वालिटी थी, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया था तो वो उस वजह से भी गुड्स की क्वालिटी गिर गई थी। लाइसेंस राज में गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा प्रोसीजर था, इसीलिए लोग आगे ही नहीं आ रहे थे, और लार्ज इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही थी, फिर उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही थी, जिससे कि बेसिकली क्या कर रही थी लार्ज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उन्हें कंपटीशन से बचना था, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स से, तो वो नई फर्म्स को स्टार्ट होने ही नहीं दे रही थी। लाइसेंस राज इतना ख़तरनाक बेसिकली एक ये पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो नई फर्म्स भी नहीं होंगी क्योंकि इतना प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होगा, तो जिस वजह से लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो हैं बेसिकली वो अपने मोनोपोली सेट की हुई थी। पब्लिक सेक्टर को दिक्कत क्या हुई थी, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मैम पब्लिक सेक्टर भी तो था ना उस टाइम पे कर रहा था, वो क्या काम कर रहा था। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर का हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सोशल वेलफेयर काम करते हैं, उनका टारगेट पहले प्रायोरिटी में सोशल वेलफेयर है, दैन प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सोशल वेलफेयर की वजह से हमें लॉसेस, जो पीएसयूज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनको लॉस हो रहा था, वो अर्न प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। नॉन एसेंशियल सेक्टर्स में उनकी मोनोपोली हो गई थी, मतलब जहाँ ज़रूरत भी नहीं है गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की, जैसे हम लोगों ने शेड्यूल सी में हम लोगों ने शेड्यूल ए बी भी पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन स्टिल वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो रहा था, मोनोपोली जो है वो सेट हो गई थी, और हम रिसोर्स का इनफिशिएंट यूज़ कर रहे थे, ये भी हमारी एक लिमिटेशन रही थी। ये बेसिकली कंक्लूजन है कि हमने तीनों सेक्टर में क्या काम किया, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 3 सेक्टर्स कैन बी समराइज्ड एज अंडर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बना था, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बना था फूड प्रोडक्शन में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। और क्या है, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन, जो लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली जो अबॉलिशन था ज़मींदारी सिस्टम को हटाने का, वो फुलफ़िल हुआ था, ठीक है। और फिर है इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई थी कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस के अगर हम सिचुएशन के टाइम पे बात करें और आज के समय की बात करें, यानी ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेकंड 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई थी। फिर है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत हो गया था, ये एक लिमिटेशन है, डिमेरिट है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस है। तो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो गया था जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ एक तरह से रुक रही थी, ठीक है। लास्ट है मैनी इकोनॉमिस्ट, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे इस परफॉर्मेंस से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर रही थी। लास्ट है ट्रेड सेक्टर। अभी जो सेकंड चैप्टर में हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी निकल के आई हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलेटेड या एग्रीकल्चर में, वो हम थर्ड चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो मतलब काउंटर करती है गवर्नमेंट। ट्रेड सेक्टर क्या था,
ट्रेड सेक्टर में हमने जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो ज़्यादातर इनवर्ड ओरिएंटेड थी, सिर्फ अपनी तरफ थी, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं कर पाए थे, वो फेल कर दिया था हमने। ठीक है, और क्या था, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट तो किए गए थे फॉरेन कंपटीशन के से, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, लेकिन ये उन्होंने उनकी क्वालिटी को है जो है वो इम्प्रूव करने से रोक दिया था। ठीक है, जो वो क्वालिटी रख सकते थे वो उससे लोअर क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो मार्केट में सेल होने लगे थे। तो बेसिकली ये आपका ओवरऑल चैप्टर था। अब हम थर्ड चैप्टर है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट थर्ड चैप्टर में काउंटर करती है। सो थैंक यू, ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो चुका है।